हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। और बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई होप सबकी स्टडीज जो है वो एक नंबर चल रही हो और लॉ की प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया से चल रही हो, मेहनत कर रहे हो सारे। तो बेटा आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था। और आज जो है इसकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास है। बेटा हमने जो है चैप्टर स्टार्ट करा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, विच इज कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। सर टॉपिक स्टार्ट करा था क्या? कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। अभी तक इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है, सबसे पहले बेटा उसको पूरा रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने आज की कॉन्सेप्ट पे। बेटा अभी तक मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली बताता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है या कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है। और यही लोग जो स्पेसिफाइड लोग हैं, 3 लोग बताए, जो स्पेसिफाइड लोग हैं वही कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट या केपेबल है। और वही जब कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट या केपेबल नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्म कर लेता है, उस सिनेरियो में बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तो नहीं होगा। और क्या होगा वो हम देख रहे थे। सबसे पहले सर कौन कौन से वो लोग हैं, जल्दी बताओ सर, जल्दी कौन कौन से वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेटा 3 लोग आए थे लिस्ट में। सबसे पहला बोला जो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। 3 लोग। सबसे पहले बोला बेटा पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट। पॉइंट नंबर 1, पर्सन कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट। पॉइंट नंबर 2 बोला बेटा पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। पर्सन कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए। और थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 3 लोग बताए, पहला मेजर होना चाहिए, सेकंड साउंड माइंड का होना चाहिए, तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के इनकेपेबल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा अगर वो माइनर है नहीं बना सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अरे सर नहीं बना सकता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। या थर्ड, अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तब भी नहीं बना सकता। तो हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करा था कि सर पहला पॉइंट पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, मेजर होना चाहिए, माइनर है तो इनकम्पिटेंट माना जाएगा। लेकिन पॉइंट ये था कि अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या पोजीशन होगी माइनर की। और बेटा मैंने आपको 14 पॉइंट्स कराए थे लाइन से लास्ट 2 सेशन में, जो भी 2 क्लास हुई इस चैप्टर की लास्ट 2 लेक्चर्स में, इनके सारे पॉइंट कराए थे कि उधर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे वो होगा वॉइड एब इनिशियो। क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। क्या माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कोई रेटिफिकेशन कर सकता है? सर नो रेटिफिकेशन अलाउड। क्या माइनर पार्टनरशिप फॉर्म या एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है? नहीं सर नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है अगर बेनिफिट ओनली के लिए है। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? नहीं सर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन बन सकता है अपने पेरेंट्स या गार्जियन के थ्रू। सर क्या रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के केस में अप्लाई होता है? सर रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता। सर क्या माइनर के एक्ट के लिए पेरेंट और गार्जियन लायबल है? नहीं सर। क्या गार्जियन के एक्ट के लिए गार्जियन या पेरेंट के एक्ट लिए माइनर लायबल है? नहीं सर। क्या माइनर से कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है? नो। क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? नो। ऐसे करके बेटा बहुत ही सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे थे कि जॉइंटली अगर एक माइनर और मेजर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो हमने देखा था मेजर जो है वो लायबल होगा सारे एक्ट के लिए, माइनर चल जाएगा। अगर कोई पर्सन जो है वो श्योरिटी बनता है माइनर के बिहाफ पे तो वो पर्सन लायबल होगा। बहुत सारे पॉइंट देखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे केस स्टडी बनकर आती है बेटा वो पॉइंट है नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर। क्या बोला? नेसेसरी सप्लाई टू माइनर। अब इस केस में होता क्या था, एक आउटसाइडर पर्सन जो है वो माइनर या उसके पेरेंट या उसके गार्जियन को नेसेसिटीज देता था। नेसेसिटीज, वर्ड पकड़ना, नेसेसिटीज, और कोई चीज नहीं देनी, सिर्फ नेसेसिटीज देनी है। सर नेसेसिटीज क्या होती है बेटा? वो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब डिपेंड करेगा केस टू केस में क्या नेसेसिटीज है और क्या नहीं है। तो अगर कोई पर्सन नेसेसिटी सप्लाई करता है माइनर को, तो क्या माइनर उन नेसेसिटीज की रीपेमेंट के लिए पर्सनली लायबल होता है? आंसर इज नो सर। माइनर उसकी रीपेमेंट के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। मतलब आप वो अमाउंट रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से, जितने एक्सटेंड तक उसकी प्रॉपर्टी है, राइट। तो आपको जो अमाउंट रिकवर होगा वो होगा या तो प्रॉपर्टी जितने की है, दूसरा जितना हमने नेसेसिटी सप्लाई करी है, विच एवर इज लेस,
उतना अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो। ये बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, माइनर का टॉपिक निपट चुका है। अब हमें दो छोटे छोटे टॉपिक डील करने हैं। पॉइंट नंबर 1 बोला था पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, उसमें पूरा डिस्कशन लंबा चौड़ा सबसे बड़ा टॉपिक हुआ था, वो डील कर लिया। अब 2 पॉइंट और थे, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ये सेकंड पॉइंट था, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो अभी हम पहले पॉइंट नंबर 2 को डील करें बेटा। पॉइंट नंबर 2 ने बोला कौन कौन व्यक्ति कंपिटेंट है, केपेबल है, तो कह रहा है पर्सन जो है शुड बी ऑफ साउंड माइंड। कह रहे पर्सन जो है शुड बी ऑफ साउंड माइंड, जो पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, तभी वो केपेबल है। अगर वो अनसाउंड माइंड का है उस केस में वो केपेबल नहीं है, कंपिटेंट नहीं है। ये बात समझ आती क्या? अरे बात समझ आती क्या? यस सर एब्सोल्युटली। तो बेटा एक बार इसे देखते हैं कि सर हम ना ये साउंड माइंड होता क्या है, पहले ये तो बताओ, एक बार बताओ तो सही, ये साउंड माइंड होता क्या है? तो बेटा साउंड माइंड जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही डिफाइन कराया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है भाई, मैं बताऊंगा आपको साउंड माइंड क्या होता है। आप पहले 2 कंडीशन बताऊंगा, 2 कंडीशन, दो चीजें। अगर ये 2 चीजें उस पर्सन में प्रेजेंट है, पर्सन है साउंड माइंड का, यानी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल है। अगर इन 2 में से एक भी चीज नहीं हो पा रही तो पर्सन साउंड माइंड का नहीं है, मतलब पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड का, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल नहीं है। ये बात समझ आती है क्या? अरे यस सर। तो बेटा देखते हैं जल्दी से देखो, क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ पर्सन इज सेड टू ऑफ साउंड माइंड। कह रहे पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग 2 कंडीशन बताई, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर बी। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी पर्सन साउंड माइंड का होगा अगर ये 2 कंडीशन वो फुलफिल कर देता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अगर वो व्यक्ति 2 कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, साउंड माइंड। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाया बेटा तो वो क्या होगा, अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, अनसाउंड माइंड तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, क्योंकि वो सर इनकम्पिटेंट है ना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर कौन सी 2 कंडीशन है बेटा? कंडीशन नंबर 1 ने बोला इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, वर्ड पकड़ना, कीवर्ड, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन। सर टर्म्स एंड कंडीशन किसकी? अरे बेटा ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम वो व्यक्ति अंडरस्टैंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को, मतलब फॉर एग्जांपल, आप समझिए ना, फॉर एग्जांपल बेटा आप जो है अपने फादर से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। आप लोग ये एग्जांपल छोड़ो, आप अपना एग्जांपल लो। आप जो है अपने फादर से परमिशन मांगने गए। सर परमिशन किसकी? बेटा बैंकॉक की ट्रिप की। किसकी? बैंकॉक। अब तुम्हें पता बेटा बैंकॉक की ट्रिप, मतलब समझ रहे हो ना क्या बात हो रही है? नलायक बेटा तुम जहरीले बच्चे हो। बैंकॉक की ट्रिप की परमिशन मांग रहे हो, तुम्हें पता है बैंकॉक तो भैया रिस्की एरिया है, खतरनाक एरिया। अब पता नहीं क्यों भाई, और तुम्हारे पापा को पता है ये चीज। मजे की बात तो ये है, अब अगर आप परमिशन मांगने गए, तुम्हें पता भैया पापा जूते चप्पल झाड़ू सब कुछ मारेंगे, पकड़ के धो देंगे तुम्हें। बैंकॉक जाएगा तो अपने गली से बाहर निकल ले, पहले औकात में रह ले, ऐसे ताने और मारेंगे। समझो ना मेरी बात? तो बेटा उस सिनारियो में आप भी बड़े तेज हो, आप ना गेम खेल जाते हो, आप वेट करते हो कि घर पे रिलेटिव कब आए, जैसे फूफा जी, मामा जी, ये सब आए, मस्त करके पापा के साथ बैठक लगी। बैठक समझ ना कौन सी वाली है? बैठक लगी मस्त वाली बेटा, एकदम ऐसे बैठ रखे और घटाघट पापा एकदम जाम पे जाम, और पापा भैया फुल सेट हो गए, फुल सेट। अब मुझे बाकियों का नहीं पता बेटा, जब हमारे घर में ऐसा होता है ना, पापा फुल सेट, पापा एकदम खुश, भाई पैसे वैसे यूं बांट रहे होते हैं, खुश, जो बोलोगे बेटा वो हो जाएगा उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब तुम बहुत खिलाड़ी आदमी, तुम्हें पता है पापा से बैंकॉक की परमिशन मांगेंगे, जूते चप्पल पड़ेंगे भाई, और गालियां अलग। तुमने भाई मौके का सही फायदा उठाया, उसी टाइम पे पापा फुल सेट एकदम मौज में है, खुश है, एकदम हंस रहे। तुमने बोला पापा बैंकॉक, पापा जा बेटा, जा बैंकॉक बेटा, तू जा वर्ल्ड टूर मार, वर्ल्ड टूर, ये ले पैसे, ये ले। ऐसे करके तुम्हारे प्लान, दिमाग में प्लान, तुमने उसी टाइम का फायदा उठाया और अपने पापा से बैंकॉक की परमिशन मांग ली। और उस टाइम पे क्योंकि पापा ड्रंकन है, पापा उस सिनेरियो की, उस चीज की जो पापा बोल रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं,
पापा ने बैंकॉक, पापा ने बद्रीनाथ सुन लिया, तुमने बैंकॉक बोला, पापा ने भैया कुछ और सुन लिया। अब पापा कह रहे भैया बच्चा तो हमारा बहुत अच्छा है, धार्मिक बच्चा एकदम घूमने जा रहा है, और घूमने में कितनी अच्छी जगह जा रहा है भाई साहब। तो पापा ने भैया टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं पाए, और बिना टर्म्स एंड कंडीशन को समझे, बिना सही से प्रोसेस करे, उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। क्या ये एक्सेप्टेंस, आप खुद बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या अगले दिन जब पापा अपने होश में आएंगे भैया, जब एकदम सोडा वोडा नींबू वींबू पियेंगे, हैंगओवर उतारेंगे, और उसके बाद अगर तुम बैग पैक करते पता लग गया बैंकॉक जा रहे हो, तुम्हारा भूत बना देंगे मार मार के। पहले इसलिए मारेंगे कि बैंकॉक जा रहे हो, उसके बाद इसलिए मांग रहे हो, इसलिए मारेंगे क्योंकि जब तुमने पापा से पूछा, क्या पापा अपने साउंड माइंड में थे? साउंड माइंड का मतलब क्या है सर? यही तो बता रहा है कि भैया पर्सन साउंड माइंड का तब होगा इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट बना था? जब पापा सेट थे। इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन। अरे क्या पापा टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के एबल थे? नहीं सर। तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पाई, तो क्या पापा साउंड माइंड के थे उस टाइम पे? नहीं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? नहीं बेटा। ये बात समझ आ रही? क्या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड बेटा बीच में वर्ड पकड़ लेना, और नहीं है, कंडीशन है एंड, दोनों चाहिए अपने को। एंड ही इज capable of forming a rational judgment. He is capable of forming a rational judgment. बेटा rational judgment ये समझ। बेटा rational judgment का मतलब क्या होता है ना? rational judgment का सिंपल शब्दों में मतलब है एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा जजमेंट जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है, राइट? अब देखो, अगर मैं नॉर्मल अभी पूरे होशो आवाज में कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, तो यार मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तरीके से बनाऊंगा ना जिसमें मेरा पर्सनल लेवल पे कोई बेनिफिट हो रहा है, मुझे लग रहा है हाँ यार मेरा प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग का, अब आप कहोगे सर हमें ना पूरे 6 महीने तक आपको लॉ पढ़ाना है और आप जो है ना हमसे 500 रुपए ले लेना, 500 रुपए। बेटा मैं अब अपने दिमाग में प्रोसेस करूंगा टर्म एंड कंडीशन, 6 महीने लॉ पढ़ाना है 5 रुपए में, टर्म एंड कंडीशन को समझा। रैशनल जजमेंट, आप खुद बताओ, अगर मेरा फायदा, मैं नॉर्मली फायदा देखूं तो क्या यहाँ पे मेरा कोई बेनिफिट हो रहा है? भाई 5 रुपए में पूरे 6 महीने तक लॉ पढ़ाना, बेटा मैं जो है इस क्लियर थॉट पे, अगर मैं अपने साउंड माइंड पे हूं, मैं क्लियरली मना कर दूंगा, क्योंकि रैशनल जजमेंट क्या है? रैशनल जजमेंट मतलब सही जजमेंट जिसमें आपका फायदा है। तो मेरे को यहाँ पे मेरा बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो मैंने मना कर दिया कि भाई 5 रुपीज तो बहुत कम है, फिर मैं अमाउंट आपको बताऊंगा जो भी होगा। तो मैं रैशनल जजमेंट लेने के केपेबल हूं ना। अब पापा उस टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं पाए, और उस टर्म्स एंड कंडीशन को ना समझे, और जो जजमेंट दिया वो अपने बेटे के फायदे में दे दिया, अपना फायदा देखा नहीं, रैशनल जजमेंट नहीं ले पाए। तो रैशनल जजमेंट मतलब जो आपके बेनिफिट के लिए ऐसा डिसीजन, दैट इज नोन एज रैशनल जजमेंट। तो यहाँ पे बोला कि पर्सन साउंड माइंड कब होगा? बस 2 कंडीशन रखने, इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। ये बात समझ आती है बेटा? तो ये था एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा व्यक्ति साउंड माइंड का होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सन साउंड माइंड का होगा इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है, पर्सन है साउंड माइंड का, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैलिड। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, पर्सन साउंड माइंड का नहीं है, मतलब अनसाउंड माइंड का है, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। तो सर क्या बनता है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। माइनर के केस में, सुन लेना ध्यान से, माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। कैसा बनेगा? वॉइड। वॉइड एब इनिशियो मत बोलना, वॉइड बनेगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 ने ये बोला, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उसकी पोजीशन क्या है? कह रहा कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। बेटा हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कैसे माइंड का है? अनसाउंड माइंड का है। कैसा बेटा? अनसाउंड माइंड का है। उस सिनेरियो में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा बनेगा? वॉइड बनेगा। वॉइड 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 वॉइड। आगे बढ़ते कह रहे an idiot, lunatic, drunken or unsound mind person. Unsound mind person, 4 बातें बोली। idiot, lunatic, drunken, unsound mind। unsound mind मतलब तो समझ गए, ये वाला जो कंडीशन फुलफिल ना करे।
ड्रंकन मतलब समझ गए भैया, जो पापा सेट थे वो ड्रंकन हो गए। बेटा इडियट और लूनेटिक क्या होता है बेटा समझो। इडियट बेसिकली इडियट और लूनेटिक, यहां पे बात हो रही है अगर आप परमानेंट बेसिस पे इलनेस हो, मतलब आपका मेंटली स्टेबलनेस जो है वो परमानेंटली ही खराब है, परमानेंटली, राइट। तो ऑन दी अदर हैंड अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूं, दूसरा टर्म का मतलब है जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, इलो, आप मेंटली इलो, लेकिन नॉट परमानेंट, इट इज जस्ट टेम्पररी, कुछ पीरियड के लिए, या जैसे गजनी होता है ना भाई, थोड़े टाइम तक नॉर्मल हो जाता है, थोड़े टाइम तक अपना भूल जाता है कुछ ऐसा। तो अगर आप परमानेंटली इल हो दिमाग से, मेंटली, तो वो एक टर्म हो गई। और यहाँ पे अनदर जो टर्म है वो परमानेंसी को नहीं दिखा रही, उसका मतलब होता है टेम्पररी इलनेस ऑफ माइंड। तो दो टर्म हो गई, एक है परमानेंट इलनेस ऑफ माइंड और दूसरी है टेम्पररी इलनेस ऑफ माइंड। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी इडियट, लूनेटिक, ड्रंकन, अनसाउंड माइंड पर्सन इज ट्रीटेड एज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं भाई, क्योंकि ये सारी कैटेगरी जो है ना, ये सारे बेटा अनसाउंड माइंड होते हैं। ये सारे इडियट हो, लूनेटिक हो, ड्रंकन हो, ये सारे अनसाउंड माइंड पर्सन है। और जितने भी अनसाउंड माइंड पर्सन है वो क्या है, इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज दीज पर्सन्स आर नॉट हैविंग द मेंटल बैलेंस to understand the terms and condition of a valid contract। क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, एकदम देख के ध्यान से, जल्दी से मेरे को कंफर्म करेंगे। एन इडियट, लूनेटिक, ड्रंकन, ये सारे लोग जो है, ये सारी कैटेगरी जो है, ये इनकम्पिटेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? रीजन दिया हुआ ना, because these person are not having the mental balance to understand the terms and condition of a valid contract। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ड्रंकन हो गया, लूनेटिक हो गया, इडियट हो गया, इनका जो मेंटल बैलेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं सकता, और समझ भी गया तो रैशनल जजमेंट नहीं ले पाएगा। यानी इनडायरेक्टली ये सारे क्या है, अनसाउंड माइंड के पर्सन है। ये बात समझ आ गई? तो ये हो गई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये तीनों कैटेगरी बना दी, ये सब बता दिया। उसके बाद एक लास्ट चीज और है बेटा, छोटी सी चीज और, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते एक बार। कह रहा है, ध्यान से सुनो, यहां पे बोल रहा है अ पर्सन हु इज, अब देखो ध्यान से, लॉ कैसे वर्ड्स दे रहा है, लॉ के साथ ना थोड़ा सा खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या मतलब, ये बस टेक्निकलिटी लैंग्वेज की है, बाकी तो सिंपल है। कह रहा कोई भी ऐसा पर्सन है जो क्या है, दो ही सिचुएशन होगी, इन दो सिचुएशन के अलावा कुछ हो नहीं सकता। पहली सिचुएशन है अ पर्सन हु इज जनरली ऑफ अनसाउंड माइंड। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनसाउंड माइंड का रहता है, समझ नहीं सकता, पागल टाइप रह रहा है जनरली। लेकिन कभी कभी ओकेजनली वो क्या हो जाता है, साउंड माइंड हो जाता है। ये दो सिनेरियो है बेटा, पहला ए और बी। ए में कह रहा है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनरली अनसाउंड माइंड का है, मतलब 90% टाइम अनसाउंड माइंड ही रहता है, 95% टाइम अनसाउंड ही रहता है, दिमाग से पागल, लेकिन 0.1, 0.2, 2, 5, 5, 10 इतना कुछ हद तक ओकेजनली कभी कभार वो साउंड माइंड हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, नॉर्मल, सही, एकदम सही। अगर ऐसा सिनेरियो है, आप मुझे एक बात बताओ, उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब होना चाहिए, जनरली या ओकेजनली? जल्दी से भाई। अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पागल होता है, कुछ टाइम सही होता है, तो ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब होना चाहिए, जनरली या ओकेजनली? और सर जनरली तो वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो जनरली उसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं होना चाहिए। बट लॉ कह रहा है जब वो ओकेजनली साउंड माइंड का है, अगर वो चाहे तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वैलिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जनरली है अनसाउंड माइंड का, लेकिन ओकेजनली बन जाता है साउंड माइंड का, तो लॉ ने इसका डिसीजन दिया है कि ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, वैलिड बना सकता है। बस कब, जनरली ओकेजनली जब वो साउंड माइंड का है तभी एंटर होगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर तू इस टाइम पे एंटर हो गया, अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड बनेगा। तो यहां पे क्या बोला, इसका जजमेंट, कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटर हो सकता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, बस कब, मैंने बता दिया भाई, ओकेजनली हो सकता है, व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। और साउंड माइंड कब होता है, ओकेजनली। अच्छा, इसका वाइसा वर्सा करो, उल्टे में कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जनरली साउंड माइंड का है, मतलब जनरली मतलब पापा जी
जनरली भाई हमेशा तो साउंड माइंड के होते हैं ना, लेकिन कभी कभी कुछ वो रात आती है, रात मतलब सैटरडे संडे, कभी वीकेंड पार्टी, कुछ रात में जब भाई साहब सामान अंदर जाता है तो पिताजी जो है वो बदल से जाते हैं और ओकेजनली वो हो जाते हैं अनसाउंड माइंड के। ये पापा की बात कर रहा है, ये तो नॉर्मल पता नहीं थोड़ा हाइपोथेटिकल था, ये पापा की बात है। भैया जनरली बिल्कुल सही रहेंगे, जनरली तुमने बैंकॉक का एग्रीमेंट बनाया, चाटा आने ही कान पे, ओकेजनली भैया सेट है मामला, अनसाउंड माइंड समझ नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशन। अब ऐसा व्यक्ति जो जनरली साउंड माइंड का है, ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, तो फोकस करो। जनरली तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जनरली तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली पता क्या बोला कि ऐसा व्यक्ति जो जनरली साउंड का है, ओकेजनली अनसाउंड होता है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए चलेगा, बस ओकेजनली जब अनसाउंड माइंड के हो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को अवॉइड करना, मत बनाना, क्योंकि उस टाइम पे आप अनसाउंड हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। तो यहां पे जजमेंट में क्या बोला, कह रहा है कैन नॉट मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब अगर आप देखो ना, दोनों जगह ओकेजनली को फोकस करा है। यहां पे बोला था कि अगर आप जनरली अनसाउंड माइंड के हो, ओकेजनली साउंड माइंड के हो, तो जब आप ओकेजनली साउंड माइंड के हो तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाना, बढ़िया रहेगा, साउंड माइंड के हो ना, वैलिड बनेगा। लेकिन अगर आप जनरली साउंड के होते हो और ओकेजनली अनसाउंड के होते हो तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, लेकिन जब ओकेजनली अनसाउंड माइंड के हो तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत होना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और इसी के साथ आपका टॉपिक होता है समाप्त, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। बेटा 2 पॉइंट हमने कर लिए, पर्सन शुड बी मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, दूसरा पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। वहां पे माइनर नहीं होना चाहिए, पूरा सिनेरियो देखा था, और यहाँ पे अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पूरा सिनेरियो देख लिया। फिर से रिपीट करो सर, पर्सन साउंड माइंड का कैसे होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया, क्या बोला, कह रहा है इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, 2 चीजें, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट। अगर दोनों कंडीशन मीट कर रही है उस टाइम पे बोल रहा है भैया आप जो है एक साउंड माइंड के पर्सन हो, यानी आप कंपिटेंट हो। अगर आप दोनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए तो आप साउंड माइंड नहीं हो, फिर क्या हो, अनसाउंड माइंड। और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। ये बात हो गई। उसके बाद हम गए लुनेटिक, इडियट, ड्रंकन, कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन हमेशा इनकम्पिटेंट होगा, कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल बैलेंस ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करे और एक रैशनल जजमेंट ले पाए। फिर 4th पॉइंट बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनरली अनसाउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली साउंड हो जाता है, तो भैया तू कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर होना जब ओकेजनली तू साउंड माइंड का होगा, तभी वैलिड बनेगा। सेकंड, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनरली तो साउंड माइंड होता है, ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है, तो भैया तू कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी तो एंटर मत होइयो जब तू ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो, तब मत हो जाइयो, वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। ये 2 जजमेंट दे रखिए और इसी के साथ आपका सेकंड पॉइंट होता है बेटा खत्म। और 3rd पॉइंट बचा है, यानी पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो भी छोटू सा है, बहुत जल्दी से उसे देखते हैं। पहले आप इतना नोट करिए, अभी 10 मिनट 15 मिनट और लूंगा मैक्सिमम आपके, और उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट का एक फ्रेश और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट। हाँ जी बेटा, तो लास्ट छोटा सा टॉपिक हमारा जो बचा है दैट इज पॉइंट नंबर 3। जो पर्सन है वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो केपेबल या कॉम्पिटेंट होगा। उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बट मैंने 2 आपको पॉइंट बता दिए। पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एंड पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। अब 3rd पॉइंट, जो पर्सन कॉम्पिटेंट या केपेबल माना है टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेटा वो है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वर्ड पकड़ना बेटा, कह रहा है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब बहुत ध्यान से समझना होता है बेटा, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ना किसी अनदर लॉ में डिस्क्वालिफाइड बोला गया होता है। सर ऐसे कौन से लोग हैं, सर ऐसे कौन से लोग हैं, जल्दी बताओ। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। टेररिस्ट, ये टेररिस्ट छोड़ो, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी जेल की सजा काट रहा है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट में है अभी करंटली, टेररिस्ट हो गया। या 2 कंट्रीज है, इंडिया और चाइना, और इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट बना था। मान लीजिए मैं मिस्टर ए, मिस्टर राम कोई है इंडिया के, और वहां पे कोई मिस्टर एक्स है जो कि चाइना के है,
और दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में एक एग्रीमेंट बना था, और आज के दिन इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाती है, राइट, वॉर बिल्कुल घोषित हो गई वॉर। क्या अब इस केस में ये दोनों का जो एग्रीमेंट आपस में, क्या ये सही होगा? यहीं पे बात हो रही है बेटा। अगर मान लीजिए किसी अदर लॉ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिस्क्वालिफाइड बोला गया है, जैसे क्रिमिनल एक्ट जो होते हैं उनमें बोला गया है टेररिस्ट से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाना सही नहीं है, गलत है बिल्कुल, तो क्या टेररिस्ट को हम कॉम्पिटेंट या केपेबल मानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? आंसर इज नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपल सी बात कर रहा है भाई देखो, दो लोग तो हम बता रहे हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है, पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, पॉइंट नंबर 2, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तीसरा पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पता क्या बोला, कह रहा है अगर कोई व्यक्ति किसी और एक्ट में, किसी भी और एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी और एक्ट में डिस्क्वालिफाइड है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। और यही सिंपल सा पॉइंट है, पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ, मतलब किसी और लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी और लॉ में डिस्क्वालिफाइड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्क्वालिफाइड है, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के इनकम्पिटेंट मान लेंगे। ये बात समझ आती है बेटा? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और तो कुछ है नहीं। अब देखो एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। कह रहा है समटाइम्स इट मे हैपन that some laws restrict a person to enter into a contract। कई बार कोई अदर लॉ जो है वो किसी कुछ स्पेसिफिक लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, देन दैट पर्सन, कौन सा पर्सन जिसे किसी और लॉ में रिस्ट्रिक्ट करा है, इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ऐसे पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो भी नेचर में कैसा होगा, वॉइड होगा। माइनर के साथ वॉइड है विनीशो, साउंड माइंड है, सॉरी अनसाउंड माइंड है तो वॉइड, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो भी वॉइड। मतलब पहले में वॉइड है विनीशो और बाकी दोनों में वॉइड। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने देखा बेटा यहाँ पे। आई होप ये समझ आता है अच्छे से। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? भाई यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं सर। अब आते बेटा आगे अपन लोग एग्जाम्पल में, ये आता बेटा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आपसे क्या बोला है, एग्जाम्पल में बात कर रहा है किस की, देखो पहला बोल रहा है एलियन एनिमी को डिस्क्वालिफाइड माना है। मतलब अरे अभी बताया ना चीन और इंडिया वाला एग्जाम्पल, दो लोग हैं, अब मान लीजिए चाइना और इंडिया की आज वॉर हो गई, तो वहां के जितने भी लोग हैं उन्हें हम बोलेंगे एलियन एनिमी, वहां के जितने भी लोग हैं। क्या अगर दो कंट्रीज की वॉर चल रही है और मैं चाइना के किसी बंदे से एग्रीमेंट बना रहा हूं, तो क्या वो पर्सन कंपिटेंट माना गया है? आंसर इज नो, क्योंकि वो है एलियन एनिमी, क्योंकि वॉर चल रही है। एलियन एनिमी को हमने क्या माना है, डिस्क्वालिफाइड। सेकंड जो पर्सन है जो इनकेपेबल है वो है इंसॉल्वेंट पर्सन। अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है तो उसे भी डिस्क्वालिफाइड माना है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं बना सकते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 3, अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी। अब ये क्या बवाल है बेटा, ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बट ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कंपनीज एक्ट में जाएगा। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म कर लिया पूरा प्लेलिस्ट में, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, थोड़ा बड़ा है, और इसके बाद हम जाएंगे पार्टनरशिप पे मिलेंगे कंपनी एक्ट में। तो कंपनी एक्ट में आपको पता लगे अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, बट आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा बेटा। अल्ट्रा वायरस एक्ट बेसिकली क्या होता है ना, एक कंपनी जो होती है ना, कंपनी कुछ काम कर सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती। कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती, ये कंपनी की पावर्स डिफाइन करता है एक एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके। मतलब बेसिकली ना कंपनी एक पर्चा बनाती है, एक डॉक्यूमेंट लिखती है, और कंपनी पहले ही उस डॉक्यूमेंट में लिख देती है कंपनी की क्या क्या पावर्स है, भाई ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। कंपनी की क्या पावर नहीं है, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कंपनी ने अपनी सारी पावर्स को डिफाइन कर दिया। जितनी पावर्स उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई है, कंपनी की उतनी ही पावर्स है, उसके बाहर जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। लाइक कंपनी ने लिख लिया कि हम जो है शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, और बाद में कंपनी जो है लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या उसकी पावर में क्या डिफाइन था, शूज, लेकिन वो अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम कर रही है ना, क्या ये सही बात है? नहीं सर, इन्हें ही बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर। अभी क्या होता है, इसको ना बस आप एग्जांपल के लिए याद रख लो, हम आगे जाएंगे बहुत आराम से डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सर कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड है, एलियन एनिमी,
इंसॉल्वेंट पर्सन और कंपनी के जितने भी अल्ट्रा वायरस एक्ट है ये भी डिस्क्वालीफाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है सर, कोई भी कन्विक्ट, कोई भी मुजरिम जो अभी इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में है, इसके अलावा कोई भी फॉरेन डिप्लॉयड या फॉरेन एम्बेसडर्स, ये सारे व्यक्ति को क्या माना है बेटा, डिस्क्वालीफाइड। और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कैसा बनेगा सर, वॉइड बनेगा, वॉइड बनेगा। ये बात समझ आती है क्या सर? क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट? बेटा यहाँ पे हमने आज अपना एक नया चैप्टर, एक और चैप्टर हमने फिनिश करा, दैट इज कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। अभी तक हमने काफी कॉन्सेप्ट कर लिए। पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, फिर ऑफर करा, एक्सेप्टेंस करा, ऑफर एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कम्युनिकेशन करा, उसके बाद हम गए थे कंसिडरेशन पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट करे थे। कंसिडरेशन के बाद आए थे फ्री कंसेंट पे, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक सब करा था। उसके बाद हमने कैपेसिटीज पे, कैपेसिटीज में 3 एस्पेक्ट थे, एक मेजर होना चाहिए, माइनर के साथ क्या सीन है देख लिया, साउंड माइंड चाहिए, अनसाउंड माइंड का सिस्टम देख लिया, और थर्ड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ चाहिए, और हमने ये देख लिया कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का भी टॉपिक होता है खत्म। और अब जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। और अगली क्लास में हम नया चैप्टर उठाएंगे, दैट इज उसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ऑलमोस्ट 60% आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अभी तक 33 लेक्चर्स होंगे। मेरे हिसाब से 50 लेक्चर तक तो जाना चाहिए, 50 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ, जिसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम उसे डील करेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नोट कर लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, और आई होप आपका जो फाउंडेशन का एग्जाम है वो तोड़ो फोड़ो एक नंबर जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।